हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट में सभी तरह के सर्किट्स पढ़ने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर इन एसी सर्किट। पावर कंजम्पशन कितना होता है एसी सर्किट में। सर्किट तो कोई भी हो सकता है, सर्किट तो हमने पढ़े सर्किट टोटल 8 टाइप्स के सर्किट हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का सर्किट हो उसकी पावर क्या कंज्यूम होगी, पावर डिसिपेट कितनी होगी, उसके लिए हम बात करते हैं। सो पावर ऑफ एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। तो आप देखो अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू तो होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट इसके अंदर फ्लो होता है वो है I, और I की वैल्यू होती है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई। राइट, फाई की वैल्यू तो डिपेंड करेगी सर्किट कौन से टाइप का है। सर्किट जिस टाइप का होगा उस टाइप का फेज डिफरेंस फाई हमें यहाँ पे रखना है। सो फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, वो डिपेंड करेगा सर्किट के टाइप पर। तो ये सर्किट बनाया, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट लिखा है। कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, R, L या C, मतलब रजिस्टर, इंडक्शन कॉइल या कैपेसिटर, तो कोई भी हो सकता है, उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो जो भी सर्किट में हम यूज करेंगे वो होता है कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट की वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा फाई। सो पावर की हम बात करें तो पावर का जो फॉर्मूला हमें पता होता है, जो पावर का फॉर्मूला हमें पता है P इक्वल्स टू VI होता है। पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। अब जैसा कि हमने एसी वाले सर्किट में पढ़ा, एसी सर्किट में हमने पढ़ा है कि जो इफेक्टिव करंट इसमें फ्लो होता है, इफेक्टिव करंट वो होता है IRMS, और इफेक्टिव वोल्टेज जो होता है वो होता है VRMS। अगर हम वोल्ट मीटर मीटर लगाएं सर्किट में तो उनकी रीडिंग VRMS और IRMS होती है। सो अगर पावर का फॉर्मूला ये है तो हम पावर अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वोल्टेज की जगह हम इफेक्टिव वोल्टेज लेंगे VRMS, और I की जगह लेंगे IRMS। तो VRMS इंटू IRMS से क्या हमें पावर मिल जाएगी? VRMS इंटू IRMS करने से, वोल्टेज इंटू करंट करने से क्या आपको लगता है पावर यहाँ पर कंप्लीटली हमने सॉल्व कर ली, पावर हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी? नहीं। ये जो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS, ये फॉर्मूला और ये जो पावर है इसको बोलते हैं वर्चुअल पावर। वर्चुअल पावर और एपेरेंट पावर, या इसको RMS पावर भी बोल सकते हैं, बट ये पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला नहीं है। तो फिर एक्चुअल पावर का कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसको डिराइव करते हैं कि एक्चुअल पावर कंजम्पशन एसी सर्किट में क्या होगी। लगता है हमें V इंटू I से पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा, बट इस पावर को वर्चुअल पावर बोलते हैं। एक्चुअली ये पावर कंजम्पशन इस सर्किट का नहीं होता है। तो एक्चुअल क्या होता है तो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू होता है V इंटू I। सो V आपको पता है अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो पावर V इंटू I का प्रोडक्ट होता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमने इस तरह से निकाल ली। तो ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस पावर, ये किसी भी सेकंड पर आपको पावर चाहिए तो उससे निकाल सकते हैं। बट ओवरऑल सर्किट में जो पावर कंजप्शन होगा वो निकाला जाएगा एवरेज से। सो अब हमें जो है इंपॉर्टेंट निकालनी है वो है एवरेज पावर। एवरेज पावर निकाल लेते हैं, एवरेज पावर। सो P एवरेज, तो एवरेज पावर कैसे निकलेगी? एवरेज पावर क्या होगा? ये जो P इंस्टेंटेनियस पावर है इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, P का इंटीग्रेशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में और टोटल टाइम से डिवाइड करना है। P का इंटीग्रेशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और पूरा टोटल टाइम के लिए पावर टोटल ऐड कर लो और डिवाइड बाय टोटल टाइम, इट्स कॉल्ड एवरेज पावर। तो इस एवरेज पावर को निकालते हैं। क्या ये एवरेज पावर आपकी सिंपल पावर जो हमने निकाली थी VRMS इंटू IRMS उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है? कितना डिफरेंस है इन दोनों में फॉर्मूले में? तो इंस्टेंटेनियस पावर की हेल्प से हम एवरेज पावर निकाल कर चेक करते हैं। सो
एवरेज पावर निकालने के लिए पी की वैल्यू पुट कर दें और इसका इंटीग्रेशन कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर और डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देते हैं। सो यहां से देखो आप पी की वैल्यू क्या है, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइन। तो आप देखो पी एवरेज निकालना है, पी एवरेज वी नॉट आई नॉट, फिर साइन ओमेगा टी था आपका वी नॉट के साथ और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था आई नॉट के साथ। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम ओपन करके साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको ओपन करेंगे। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये रिलेशन हमने, ये फॉर्मूला हमने लगाया साइन ए प्लस बी का, क्योंकि करंट की इक्वेशन में हमारे पास क्या था, करंट की इक्वेशन में था हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमने अप्लाई किया, तो ये वैल्यू हमें मिली। ठीक है, तो ये पावर है। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में और टोटल टाइम से डिवाइड करना है। तो टोटल टाइम का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन करके लिमिट रखेंगे तो t तो आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेते हैं, पहले v नॉट है, i नॉट है और t है, ये तो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, राइट। अब हमारे पास यहां पे बचता है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में क्या है कॉस फाइव। dt को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट्स है 0 से t, राइट। और नेक्स्ट टर्म क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म था, अब साइन ओमेगा टी को उधर मल्टीप्लाई करो तो यहां पर आएगा साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव, इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो प्लस इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों की लिमिट्स आएगी 0 से t और 0 से t। क्लियर। तो ये फर्स्ट टर्म आया, ये सेकेंड टर्म आया। ठीक है, तो पावर की वैल्यू हमें मिल गई। तो पावर की हमारे पास दो टर्म्स में यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिवाइड बाई टी। अब आप देखो वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लिमिट्स रखने के साथ t बाई 2 आता है और यहां पर है कॉस फाइव, प्लस इधर चलें अगर हम आगे तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये सिंगल फंक्शन है और सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से t के रेस्पेक्ट में 0 आता है। क्लियर। तो अब आप देखो यहां पर एवरेज पावर का जो फॉर्मूला मिला हमें वो क्या मिलेगा, तो एवरेज पावर के फॉर्मूले में t से t कैंसिल कर दिया, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला मिल गया हमें। एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया v नॉट आई नॉट कॉस फाइव डिवाइड बाय, क्या है हमारे पास डिवाइड बाय, ये है 2, तो 2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हम 2 को तोड़कर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो v नॉट बाय √2 और यहां पे आ गया i नॉट बाय √2। अब आपको पता है पीक वैल्यू में अगर √2 को डिवाइड करते हैं तो कौन सी वैल्यू मिलती है, VRMS। i नॉट में भी √2 की वैल्यू डिवाइड करते हैं तो कौन सी वैल्यू मिलती है, IRMS। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला जो मिलेगा आपको फाइनली, एवरेज पावर का फॉर्मूला मिलेगा VRMS इसकी जगह पर, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा IRMS, या IRMS n2 cos फाइव, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है। सो पावर कंजम्पशन जो एसी सर्किट का होता है वो आया हमारे पास, फॉर्मूला सॉल्व किया, डिराइव किया तो वैल्यू मिली VRMS IRMS cos फाइव। जबकि हमने नॉर्मली जो सोचा था पावर क्या होनी चाहिए सर्किट की, तो हमने सोचा था VRMS IRMS होनी चाहिए थी, बट ये नहीं है। एक्चुअल पावर का फॉर्मूला क्या है, VRMS IRMS cos फाइव। तो ये एक्चुअल पावर है, इसलिए इसको ट्रू पावर भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रू पावर, एक्चुअल पावर और ट्रू पावर। वो वाली जो पावर हमने लिखी VRMS IRMS, केवल V और I को मल्टीप्लाई करने से जो पावर मिलती है आपको, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल पावर। और ट्रू पावर ये आ गई हमारे पास VRMS IRMS cos फाइव। फाइव यहां पर फेज डिफरेंस होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस देखो, ट्रू पावर जो है उसमें VRMS IRMS के साथ क्या आया, cos फाइव। एक्चुअल पावर में cos फाइव आ रहा है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वर्चुअल पावर, उसमें cos फाइव नहीं था। तो ये जो cos फाइव होता है ये है इंपॉर्टेंट पावर का जो रिलेशन है। इस cos फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर है जो पावर की वैल्यू डिसाइड करेगा। अगर cos फाइव की वैल्यू 0 हो गई तो पावर पूरी 0 हो जाएगी।
इसलिए फैक्टर है, VRMS IRMS के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को हम लिखेंगे cos फाई, ये पावर फैक्टर है। क्लियर? तो पावर फैक्टर को डिफाइन करें हम, तो पावर फैक्टर को डिफाइन करने के लिए दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम पावर फैक्टर को। cos फाई इक्वल्स टू आएगा P, जो एक्चुअल पावर अभी हमने निकाली ट्रू पावर, डिवाइड बाय वर्चुअल पावर, डिवाइड बाय वर्चुअल पावर। ट्रू पावर और वर्चुअल पावर के रेशियो को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि ट्रू पावर में आएगा VRMS IRMS cos फाई और वर्चुअल में आएगा ओनली VRMS IRMS। तो VRMS IRMS ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द वर्चुअल पावर। नाउ सेकंड cos फाई का जो रिलेशन है, cos फाई का जो सेकंड रिलेशन आएगा वो हम लिख सकते हैं cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z। cos फाई इक्वल्स टू होगा R अपॉन Z, मतलब डिफाइन करें इसको तो इस फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इंपीडेंस। रेजिस्टेंस का इंपीडेंस के साथ रेशियो पावर फैक्टर कहलाता है। बिकॉज ये cos फाई है, देखो R बाई Z कैसे आया, आपने फेजर डायग्राम बनाया, सपोज फेजर डायग्राम आपने बनाया था अलग अलग सर्किट्स में, तो ये VR होता है, ठीक है, और सपोज करें आपके पास ये VL माइनस VC है, ठीक है, तो VL माइनस VC है तो ये भी तो VL माइनस VC होगा, पैरेलल साइड है, VL माइनस VC। सो ये वाला वेक्टर जो आया ये भी VL माइनस VC है। करंट जो आता है वो इसी पर आता है, करंट फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था हमने, करंट VR के सेम फेज में होता है, तो ये करंट हो गया I। अब जो नेट वोल्टेज आता है, नेट वोल्टेज जो आएगा आपका वो ये रहता है, ठीक है, तो I और नेट वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है फाई। अब हमने फेजर डायग्राम्स बना के इस फाई को कैलकुलेट भी किया था। फाई को कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, tan फाई। तो tan फाई इक्वल्स टू था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में VR था। अब आप सपोज करो tan फाई हमने निकाला था पहले, तो इस डायग्राम से, इस फेजर डायग्राम से cos फाई भी तो निकाल सकते हैं। जब tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो cos फाई इक्वल्स टू क्या होगा, cos फाई बेस अपॉन, बेस मीन्स VR, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, V। अब VR की वैल्यू होती है I इंटू R और V की वैल्यू होती है I इंटू Z। नेट वोल्टेज है ना, तो नेट इंपीडेंस कहां मिलेंगी। सो I से I कैंसिल हुआ, तो cos फाई की वैल्यू क्या आ गई, R बाय Z। तो tan फाई हमने सॉल्व किया, cos फाई हमने इसमें ले लिया, इट इज कॉल्ड R बाय Z। सो R बाय Z इज पावर फैक्टर ऑफ एनी टाइप ऑफ AC सर्किट। और Z की वैल्यू आपको पता है, Z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब X यहाँ पे रिएक्टेंस है, चाहे वो XL हो चाहे XC हो, दोनों हो तो XL माइनस XC आएगा, ठीक है। तो जो भी होगा अपने पास, ये Z का फॉर्मूला है। इस तरह से हम पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे पावर फैक्टर आएगा, एक्चुअल पावर आपको मिल जाएगी। एक्चुअल पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS इंटू cos फाई। cos फाई इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड पावर फैक्टर। ये फैक्टर डिसाइड करेगा पावर कंजप्शन क्या होना है। सो हमने जितने सर्किट्स पढ़े, अलग अलग तरह के सर्किट्स पढ़े हमने, हम एक बार cos फाई निकाल के देखें। देखो सभी तरह के सर्किट्स के लिए, तो जैसा हमने पढ़ा था सर्किट, सबसे पहला सर्किट हमने पढ़ा, फर्स्ट सर्किट पढ़ा था हमने R सर्किट, फिर पढ़ा था हमने C सर्किट, फिर पढ़ा हमने L सर्किट, राइट। ये तीन सर्किट हमने पढ़े थे, R सर्किट, C सर्किट और L सर्किट। अब R सर्किट की बात करें तो R सर्किट में फेज डिफरेंस हमें पता था, फाई क्या होगा, 0 डिग्री। तो C सर्किट में भी हमें फेज डिफरेंस पता था, C सर्किट में फेज डिफरेंस होता है फाई इक्वल्स टू प्लस 90 डिग्री प्लस पाई बाई 2। और L सर्किट में फेज डिफरेंस पता था, तो L सर्किट में फेज डिफरेंस होता है फाई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। ये आपको पता था फेज डिफरेंस, तो ठीक है। तो ये फेज डिफरेंसेस हमें पता है, तो क्या हम फेज डिफरेंसेस पता है तो क्या हम cos फाई निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर आ गया आपका cos फाई से। तो cos फाई की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अगर कोई आपसे पूछता है R सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 1,
सी सर्किट का पावर फैक्टर होता है cos फाइव, और cos फाइव cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो पावर फैक्टर क्या होगा 0। एल सर्किट में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो पावर फैक्टर क्या होगा अगेन 0, ये भी 0 होगा। अब फैक्टर की इंपॉर्टेंस देखना, इंपॉर्टेंस क्या है फैक्टर की, Vrms पावर का फॉर्मूला देखना, पावर का फॉर्मूला होता है Vrms Irms cos फाइव, पावर आ जाएगा Vrms Irms cos फाइव, और cos फाइव की वैल्यू 1 है तो P इक्वल्स टू आएगा Vrms इंटू Irms। सो सर्किट कौन सा हो गया R। अब मैं C सर्किट की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला है Vrms Irms cos फाइव, तो Vrms पुट कर दिया, Irms पुट कर दिया, बट जैसे cos फाइव पुट करोगे क्या आएगा 0, तो पावर भी क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही अपन L सर्किट में आ जाएं तो यहां भी पावर क्या होगी, बिकॉज cos फाइव 0 है तो पावर इसमें भी क्या हो जाएगी 0, इसमें भी क्या आएगा Vrms Rms cos फाइव 0 है तो पावर कंजम्पशन 0 होगा, राइट। इसलिए पावर फैक्टर की इंपॉर्टेंस है। अब आपको समझ में आया, अगर cos फाइव 0 है तो पावर भी 0 कर देगा, और अगर cos फाइव 1 है तो पावर को मैक्सिमम कर देगा। ये पावर आपकी मैक्सिमम है, मैक्सिमम पावर है आर सर्किट की। जबकि सी और एल, प्योर सी और प्योर एल में, ये आपका प्योर सी सर्किट है, प्योर सी, और ये प्योर एल, प्योर सी और प्योर एल सर्किट में पावर कंजम्पशन क्या होता है, पावर कंजम्पशन 0 होता है। बट ये प्योर सी और प्योर एल सर्किट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सर्किट बनाओगे तो सर्किट में वायर होगा, वायर होगा तो वायर में क्या होगा, सम रेजिस्टेंस। तो प्योर सी सर्किट ओनली थियोरेटिकल केस में पढ़ा जाता है कि अगर प्योर सी सर्किट होगा पावर कंजम्पशन 0 होगा, प्योर एल सर्किट होगा पावर कंजम्पशन 0 होगा। ये थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई न्यूमेरिकल में पूछे कि प्योर सी सर्किट है पावर निकालो तो पावर क्या आएगी, 0 आएगी। थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल आप देखो, न्यूमेरिकल करोगे सी सर्किट का पावर कंजम्पशन पूछा है 0 है, एल सर्किट का पावर कंजम्पशन पूछा है 0 है, लिखा होता है इसमें प्योर एल और प्योर सी, ठीक है। जब तक आर नहीं दें इसका मतलब वो प्योर सी सर्किट है। तो हम न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखेंगे, अगर प्योर सी बोला है तो पावर कंजम्पशन क्या होगा 0, बट ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर। तो ये 3 तरह के सर्किट्स हमने पढ़े। फर्स्ट सर्किट आर, सेकेंड सर्किट हो गया आपका सी, और थर्ड सर्किट हो गया आपका एल। तो ये 3 बेसिक सर्किट हो गए, पावर फैक्टर हमने पढ़ लिया। अब देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखो, अब जो सर्किट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सर्किट आर और सी और एल बेसिकली हमने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है इनका कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में 4th नंबर का सर्किट आता है आर सी। एक बार सर्किट भी आपको रिवाइज होगा, आर सी सर्किट। अब आर की वजह से फेज डिफरेंस 0 होता है, सी की वजह से फेज डिफरेंस प्लस π/2 होता है, दोनों आ गए। आर कहता है 0 फेज हो, सी कहता है प्लस π/2 फेज हो, बट दोनों आ गए तो फेज 0 to π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम cos फाइव निकालें, हम पावर फैक्टर की बात कर रहे थे, तो cos फाइव का फॉर्मूला हो जाएगा R/Z, हमने पढ़ा। तो R भी है तो Z की वैल्यू भी आ जाएगी, Z होता है R² प्लस XC², क्योंकि RC है ना, R और C, तो ये cos फाइव की वैल्यू निकलेगी। ये cos फाइव आएगा RC सर्किट का। cos फाइव की वैल्यू क्या होती है R/Z, और RC सर्किट का इंपीडेंस हमने निकाला √R² प्लस XC² होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सर्किट आ जाओ 5th सर्किट पर। तो सर्किट नंबर 5 है RL सर्किट। तो RL सर्किट में अगेन cos फाइव निकालना है, तो cos फाइव इसका भी निकाल लेंगे हम RL सर्किट का। RL सर्किट का cos फाइव हो जाएगा, RL सर्किट का cos फाइव मिलेगा आपको cos फाइव R/Z। तो R/Z की वैल्यू आपको पता है √R² प्लस XL²। इसमें था XC², उसमें क्या आएगा XL²। तो ये आ गया cos फाइव, ठीक है। अब इन दोनों सर्किट्स में पावर कंजम्पशन इजीली निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है Vrms Irms एंड cos फाइव। तो आपके पास Vrms होगा, आपके पास Irms होगा,
आपके पास cos फाई भी है, तो ये रख के हम निकाल लेंगे पावर, तो पावर की वैल्यू निकल जाएगी। इस केस में ना पावर जीरो होगी ना पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है, इस केस से निकल जाएगी। जीरो नहीं होगी, मैक्सिमम भी नहीं होगी, मैक्सिमम से कम होगी, जो हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो नंबर 5 सर्किट हो गया RL। तो नंबर 6 कौन सा सर्किट हुआ? नंबर 6 सर्किट है LC सर्किट। LC सर्किट, तो LC सर्किट अगर है हमारे पास, तो आप बताओ फेज डिफरेंस क्या होता है LC सर्किट में? फाई क्या होगा? LC सर्किट है, एक L है एक C है, राइट। LC सर्किट में हमने फेज डिफरेंस देखा कि L के हिसाब से फेज डिफरेंस -π/2 का होता है और C के हिसाब से फेज डिफरेंस +π/2 का होता है। तो जो भी इनमें से इफेक्टिव होगा, जो भी इनमें से बड़ा होगा, उसकी तरफ हमारे पास वोल्टेज मिल जाएगा। अगर VL बड़ा है तो VL की तरफ मिल जाएगा और VC बड़ा है तो VC की तरफ मिल जाएगा। बट करंट हमेशा VR के साथ, या करंट हमेशा इन दोनों वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पर होगा। सो L और C सर्किट में हमने पढ़ा फेज डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो cos फाई की वैल्यू, मतलब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। प्योर LC सर्किट है, रेजिस्टेंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो cos फाई 0 है, पावर भी 0। सो नंबर 6 सर्किट हो गया आपके पास। अब देखो नेक्स्ट, अब सर्किट पढ़ते हैं हम आगे। तो सर्किट कौन सा बच रहा है हमारे पास? अब सर्किट बचेगा 6 सर्किट हो गए। 7 सर्किट कौन सा है? 7 सर्किट आएगा हमारे पास, 7 सर्किट आता है LCR सर्किट। आप कह सकते हो सीरीज LCR सर्किट, राइट। तो इसमें cos फाई निकालना है तो हम निकाल सकते हैं cos फाई। cos फाई की वैल्यू हो जाएगी R/Z, और Z की वैल्यू LCR सर्किट के लिए √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R/Z होता है तो Z की वैल्यू पुट कर दी। अब Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और XC माइनस XL का होल स्क्वायर, जो भी बड़ा होगा इनमें से। तो ये हमने क्या निकाल दिया? cos फाई की वैल्यू। तो ये cos फाई आ गया, तो पावर कंजप्शन निकाल सकते हैं। एवरेज पावर वो क्या आएगा? VRMS, IRMS एंड cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे, cos फाई की वैल्यू पुट करके पावर निकाल सकते हो। तो सीरीज LCR सर्किट में पावर वैल्यू आ जाएगी, पावर कैलकुलेट कर लेंगे, और ये पावर भी ना तो जीरो होगी ना मैक्सिमम होगी, बीच में आएगी। सो 7 सर्किट के बाद हम 8 सर्किट पे चलें, तो सर्किट नंबर 8 जो आता है हमारे पास, वो आता है LCR रेजोनेंट सर्किट। LCR रेजोनेंट सर्किट, सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट। तो रेजोनेंट सर्किट में आपको पता था फाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि नेट वोल्टेज क्या होता है? नेट वोल्टेज VR के इक्वल होता है, और VR और I तो सेम फेज में होते हैं, तो फेज डिफरेंस 0। तो LCR रेजोनेंट सर्किट का cos फाई जो आएगा वो क्या होगा? 0 होगा। LCR रेजोनेंट सर्किट का cos फाई 0 होगा, और cos फाई 0 आया तो पावर कंजप्शन भी क्या हो जाएगा? सॉरी, फाई 0 है, cos फाई की वैल्यू 1 होगी। cos फाई और cos 0 डिग्री वैल्यू आ गई 1। पावर कंजप्शन क्या आएगा? VRMS एंड IRMS। cos फाई की वैल्यू 1 हो गई। तो पावर कंजप्शन भी रेजोनेंट सर्किट में मैक्सिमम आता है, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है? करंट मैक्सिमम आएगा, पावर मैक्सिमम आएगी। एक रेजोनेंस कंडीशन में एनर्जी का जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए पावर, करंट सब मैक्सिमम होते हैं। क्लियर? तो ये सर्किट्स हमने पढ़े, 8 सर्किट्स से सभी सर्किट्स का हमने cos फाई या पावर फैक्टर कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने सब में पावर की कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखा। क्लियर? अब एक करंट और हम पढ़ते हैं इसके अंदर, एक करंट और है, इसको कहते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस और पावरलेस कह सकते हो, वॉटलेस और पावरलेस करंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है I0 sin फाई, I0 sin फाई। सो आपने देखा पावर का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, इंस्टेंट पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला पढ़ा आपने, जो पावर का फॉर्मूला था वो क्या था? V0 sin ओमेगा टी। ये तो हो गई वोल्टेज आपका इंस्टेंटेनियस, और I0
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका करंट हो गया था इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जब हमने इसको ओपन किया साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो आपके पास पावर की वैल्यू कुछ इस तरह से मिली, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, प्लस आ जाए क्योंकि ए प्लस बी का फॉर्मूला था, प्लस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये इंस्टेंटेनियस पावर है और ये इसको ओपन करने के बाद ये दो फॉर्मूले आपको मिले। पावर दो टर्म्स में आ रही है, पहली पावर की टर्म हो गई P1 और दूसरी पावर की टर्म हो गई P2। तो जब हम एवरेज निकालने जाते हैं, जब हम पावर का एवरेज निकालने गए, तो P1 का तो एवरेज मिल गया था मुझे, वो था V नॉट आई नॉट कॉस फाइव अपॉन 2, ये तो P1 से मिला था, P1 से एवरेज मिल गया था V नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई 2, और यही एवरेज पावर, यही टोटल पावर यही थी। बट आप ध्यान देंगे P2 से एवरेज जब निकाला तो हमें क्या मिला, 0। P2 का जब एवरेज निकाला था हमें क्या मिला था, 0। एक बार आप देख लो, मैंने आपको डिराइव करके बताया पावर का फॉर्मूला, ये है पावर का रिलेशन इस तरह से। ये पहला टर्म ये रहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, इसको इंटीग्रेट किया तो वैल्यू मिली, मगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू मिलती है 0। तो पावर का जो सेकंड पार्ट है, इसका जब एवरेज निकालते हैं तो वैल्यू मिलती है 0, और पावर का जो फर्स्ट पार्ट है उससे हमें वैल्यू मिली V नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई 2। सो पावर के दो कंपोनेंट, करंट के दो कंपोनेंट हम कह सकते हैं, करंट के दो पार्ट हैं, आई के दो पार्ट हम कह सकते हैं। देखो आई आपके पास करंट है आई नॉट के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया आई नॉट कॉस फाइव और एक हो गया आई नॉट साइन फाइव। पावर के दो टर्म्स आ गए, आई नॉट कॉस फाइव एंड आई नॉट साइन फाइव। तो अब देखो आई नॉट कॉस फाइव कहां है, आई नॉट कॉस फाइव, ये रहा आई नॉट और ये कॉस फाइव, पावर का पहला पार्ट, और इसको एक्टिव पार्ट कहते हैं। इसी की वजह से पावर कंजम्पशन मिल रहा है, वो ये रहा आई नॉट कॉस फाइव। जबकि जो दूसरा पार्ट है पावर का, वो डीएक्टिव पार्ट है, वो है आई नॉट और वो है साइन फाइव। इस पार्ट की वजह से पावर कंजम्पशन क्या आ रहा है, 0 आता है। ठीक है, तो इसको डीएक्टिव पार्ट कहते हैं, इसका मतलब पावर कंजम्पशन 0 दे रहा है, इसका मतलब इसी को क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट या पावरलेस करंट। आप यूं कह सकते हैं कि ये जो करंट का कंपोनेंट है, इसकी वजह से पावर कंजम्पशन 0 है, इसकी वजह से आपका कोई लाइट का बिल नहीं आता है। बट ये किसका पार्ट है, मेन करंट का एक पार्ट है। आपका बिल हमेशा एक पार्ट की वजह से आता है, वो कौन सा पार्ट होता है, एक्टिव पार्ट। तो एक्टिव पार्ट की वजह से आपको पावर कंजम्पशन मिलता है। सो आपने देखा, पावर की बात कर रहे थे तो पावर कंजम्पशन एसी सर्किट, तो आपने पढ़ा पावर, एवरेज पावर, पहले हमने पढ़ा वर्चुअल पावर थी VRMS IRMS, वो तो वर्चुअल थी, जब एक्चुअल निकाली तो आई VRMS IRMS cos फाइव, और इसमें cos फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है R/Z। सो अब देखो आप इसका न्यूमेरिकल देखें आप। पावर फैक्टर हमने पढ़ा, अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in series with a condenser of capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to AC source 110 volt. The power factor of the circuit. अब आप बताओ सर्किट कौन सा है, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिया, मतलब एक्सएल दे दिया। आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई देखो, नोट कर दूं। एक्सएल की वैल्यू दे दी 31 ohm, हैज अ रेजिस्टेंस आर दे दिया 8 ohm। इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद कंडेंसर, तो कंडेंसर मतलब एक्सी दे दिया आपको 25 ohm। ठीक है, अब इसको कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बट हमें क्या पूछिए, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर तो हम निकाल सकते हैं ना। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, पावर फैक्टर का फॉर्मूला है cos फाइव इक्वल्स टू R/Z, और Z इक्वल्स टू क्या होता है, √R² प्लस, अब मैं क्या लिखूं, XL माइनस XC लिखूं कि XC माइनस XL लिखूं। देखो XL की वैल्यू कितनी है 31 ohm और XC की वैल्यू कितनी है 25, तो मैं क्या लिखूंगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
सो cos फाई हमें चाहिए, cos फाई इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू दे दी आपको 8 ओम, अंडर रूट, तो यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल कितना है 31, एक्सी कितना है 25, तो 31 माइनस 25 क्या आएगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। क्लियर, ये कहां से आया, समझ में आया आपको। एक्सएल माइनस एक्सी कितना है 31 माइनस 25 होगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36। सो 64 प्लस 36 हो गया 100, और 100 का अंडर रूट होगा 10, और आंसर आ गया 0.8। सो पावर फैक्टर क्या होगा सर्किट का 0.8, करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। क्लियर, तो R बाई जेड इजीली हमने फॉर्मूला लगा के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट चलें पावर फैक्टर के आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और पावर फैक्टर पूछ लिया देखो आपसे, इसमें भी पावर फैक्टर पूछा है। RLC सर्किट है कनेक्टेड इन सीरीज, LCR सर्किट को कनेक्ट किया है सीरीज में। व्हेन L इज रिमूव्ड, जब L रिमूव कर दोगे तो सर्किट बन जाएगा RC, R और C का सर्किट बन जाएगा। तब फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाई 3। जब मैं L को रिमूव कर रहा हूं, L इज रिमूव्ड मतलब L को मैंने रिमूव किया, तो फेज डिफरेंस क्या आया पाई बाई 3, मतलब C इफेक्टिव है, और C की वजह से फेज डिफरेंस क्या आ रहा है पाई बाई 3। व्हेन C इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट देन फेज डिफरेंस अगेन पाई बाई 3। जब C को रिमूव करेंगे और L आ जाएगा, तो L का इफेक्ट भी उतना ही इक्वल है जितना C का इफेक्ट है, इसलिए फेज डिफरेंस क्या आ रहा है पाई बाई 3। क्लियर, तो फेज डिफरेंस मतलब दोनों का इफेक्ट सेम है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं दोनों का इफेक्ट सेम है, मतलब VL इक्वल्स टू VC है, XL इक्वल्स टू XC है। तो XL इक्वल्स टू XC, VL इक्वल्स टू XC, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, और रेजोनेंस की कंडीशन में फेज डिफरेंस क्या होता है 0, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos 0 होता है 1। ठीक है, तो भी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है पहले L को रिमूव किया, तो L को रिमूव किया तो कौन सा सर्किट बन गया RC, तो tan फाई की वैल्यू हमने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया XC अपॉन R, और tan फाई कितना दिया है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हम पुट करते हैं तो आता है 1 बाय रूट 3 इक्वल्स टू पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री हो गया, तो tan 60 की वैल्यू हो गई रूट 3, तो ये आ गया XC अपॉन R। तो यहां से XC निकाल लो, तो XC की वैल्यू क्या आएगी रूट 3R। L को रिमूव कर दिया तो R और C में रिलेशन रहा ना बस। अब इसके बाद C को हटाकर, C की जगह आपने किसको रिमूव किया, पहले L को रिमूव किया था, अब C को रिमूव कर दिया, C को हटा दिया, तो C को हटा दिया तो क्या बचेगा L मतलब क्या आ जाएगा tan फाई वही दिया पाई बाई 3 अगेन, और यहां पर आ जाएगा XL अपॉन R, तो अगेन ये रूट 3 होगा, फिर क्या आ गया XL अपॉन R, तो यहां से XL की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी सेम ही तो आएगी रूट 3R। तो मैं ये तो कह रहा था दोनों का फेज डिफरेंस सेम है, C को हटाते हैं तो भी फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है, L को हटाएंगे तो भी फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है, इसका मतलब XL इक्वल्स टू XC है, देख भी सकते हैं आप। और XL XC कौन सी कंडीशन होती है रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस की कंडीशन में फाई की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos फाई की वैल्यू आ जाएगी cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट है।